नमस्कार दोस्तों। जालसाजी में नंबर 1 नेता अरविंद केजरीवाल के बारे में बात करेंगे कि कैसे फ्री बिजली और फ्री पानी के नाम पर बड़े बड़े 50,000 रुपये से लेके 3 लाख रुपए के पानी के बिल लोगों के हाथ में थमा दिए गए हैं। और साथ ही बात करेंगे कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने फिर से भारतीय जनता पार्टी से सुप्रीम कोर्ट के अंदर माफ़ी मांग ली है। कितनी बार ये इंसान माफ़ी मांग चुका है, नितिन गडकरी से माफ़ी मांग चुका है, अरुण जेटली से माफ़ी मांग चुका है, हर किसी से इंसान माफ़ी मांग चुका है, पंजाब के कई नेताओं से माफ़ी मांग चुका है। पहले झूठ बोल देता है, उसके बाद जो है माफ़ी मांग लेता है, सोचता है कि किसको क्या फ़र्क पड़ता है। तो बात करते हैं पहले अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के पानी के बिलों की। दिल्ली में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। किसी को 50,000 का बिल आ रखा है, किसी को 1 लाख का, किसी को 1.5 का, किसी को 2 का, किसी को 3 का। इतने बड़े बड़े पानी के बिलों से लोग परेशान हैं और लोगों को बिल का भुगतान भी करना पड़ रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि फिलहाल जो जल बोर्ड के अंदर घोटाला चल रहा है और जितने भी लोग जो है आपसे रिश्वत मांग रहे हैं उन सभी के खिलाफ एक्शन होगा और कोई भी रिश्वत आपको नहीं देनी पड़ेगी। जितने भी बिल आए हैं उन्हें हम माफ़ कर देंगे, उन बिलों को आप फाड़ कर फेंक सकते हैं। अंदाज़ा लगा के देखिए, एक प्रशासन शासन जब जैसे चलता है उसके अंदर इस तरीके की बातें की जाती हैं। जब एक शासन चलाने वाला शीर्ष नेता आपसे ये कहे कि आप बिलों को फाड़ कर फेंक दीजिए, क्या ये तरीका है बात करने का? अगर आपने फ्री बिजली फ्री पानी दे रखा है तो फिर बिल आ ही क्यों रहे हैं? बिल तो आने ही नहीं चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि फ्री बिजली और फ्री पानी के नाम पे एक लंबा चौड़ा ढिंडोरा जो है और ढोल जो है अरविंद केजरीवाल ने पीट रखा है और जिसके एवज में दिल्ली की जनता बेवकूफ़ बन रही है और इसके सिवाय कुछ है भी नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की अगर मैं आपको बताऊं सफलता का राज वो ये है कि दिल्ली के अंदर कोई दूसरी पार्टी ढंग की है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी वो बिल्कुल निकम्मी और निठल्ली है, उसकी बस का कुछ है नहीं। कांग्रेस पार्टी बर्बाद हो चुकी है, अपने ही घोटालों के अंदर जो है बर्बाद है। और वैसा ही हाल पंजाब के अंदर है, इसीलिए आम आदमी पार्टी वहाँ पर पनप रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो देखने वाली ये है कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके के वादे जो है लोगों से कर देते हैं, उन वादों को पूरा करना असंभव बात है। उन्हें पता है कि 10 साल से वही शासन चला रहे हैं, इसके बाद दोबारा से उनका शासन आने वाला है। अगर वही शासन चलाते रहेंगे तो अपने घोटालों को दूसरे के सर के ऊपर भी नहीं डाल सकते। कि मान लीजिए आपने जो है सरकार को घाटे में ले गए, लेकिन अब दूसरी सरकार आने वाली है, वो घाटे में चलेगी, लेकिन सरकार में तो हर बार यही है, तो सवाल हर बार इनसे ही पूछा जा रहा है। तो इस वजह से अरविंद केजरीवाल को अब यह एहसास हो चुका है कि बिल तो अब लेने होंगे, नहीं तो सरकार चल नहीं पाएगी। तो असल बात यहाँ पे है, जहाँ पे राघव चड्ढा इस जल बोर्ड को चलाता रहा, वो सारा का सारा घोटाला यहाँ करता रहा और अब भी वहाँ पे ऐसे ही घोटाला चल रहा है। दिल्ली के लोग जो पानी पी रहे हैं वो पीने योग्य पानी है ही नहीं और उसका भी दिल्ली के लोग बिल भर रहे हैं। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी अच्छी चीज़ जो है विधानसभा के अंदर की, उन्होंने एक तरीके से कल राजघाट पर जाकर मनीष सिसोदिया को श्रद्धांजलि दे दी है और कह दिया है कि उन्हें 1 साल पूरा हो चुका है। और उन्हें सैल्यूट भी किया विधानसभा के अंदर खड़े होकर और कहा कि ऐसे नेता बार बार पैदा नहीं होते। मेरा तो कहने का मतलब ये था कि अगर उन्हें वो 1 मिनट का मौन ही रख देते तो बढ़िया रहता। एक तरीके से आपने उन्हें श्रद्धांजलि तो राजघाट पर जाकर दे ही दी है। मैंने तो सुना था श्रद्धांजलि मरे हुए लोगों को दी जाती है, यहाँ तो जिंदा आदमी को ही अरविंद केजरीवाल ने श्रद्धांजलि दे दी और एक तरीके से कह दिया कि अब मनीष सिसोदिया का खेल खत्म हो चुका है। तो अब अंदाज़ा लगा के देखिए कैसे ये जालसाज और पाखंड से भरा आदमी किस तरीके के खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। इस इंसान ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी से माफ़ी मांग ली है। आपको याद ही होगा 2018 में एक ध्रुव राठी की जो वीडियो है वो ट्वीट कर दी थी, रीट्वीट कर दी थी अरविंद केजरीवाल ने, बिना ये जाने कि इसके अंदर सत्य है कि नहीं है। और इसी का केस अरविंद केजरीवाल झेल रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए कल माफ़ी मांग ली है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, इस वीडियो का सत्यापन उन्होंने नहीं किया था और हम इस मामले में खेद व्यक्त करते हैं, दोबारा हमसे ऐसी गलती नहीं होगी। तो कुल मिला के देखिए कितना बेशर्म आदमी है ये, माफ़ी मांग रहा है। क्योंकि बीजेपी के आईटी सेल के ऊपर इस वीडियो के अंदर सवाल उठाए गए थे और इसके बाद जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो अरविंद केजरीवाल पहले लोअर कोर्ट गए, जहां पर अरविंद केजरीवाल को कोई रियायत नहीं मिली और माफ़ी मांगने के लिए कहा गया। फिर ये सेशन कोर्ट गए, वहाँ भी रियायत नहीं मिली, हाई कोर्ट गए, रियायत नहीं मिली। अब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जाकर माफ़ी मांग ली है। तो माफ़ी पहले ही मांग लेते, ऊपर तक जाने की क्या आवश्यकता थी? कुल मिला के देखें तो अरविंद केजरीवाल एक झूठ का पुतला है और ध्रुव राठी जैसे ऐसे लोग जो जर्मनी में बैठकर भारत के बारे में वीडियो बनाया करते हैं और यहाँ के कुछ लठैत और ठमुल्ले जो हैं उन्हें देखते हैं,
ये उनके लिए सबसे बड़े व्यूअर्स हैं। ये एक ऐसा इंसान है जिसने आजकल एक वीडियो बना रखी है ध्रुव राठी ने कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो डिक्टेटर की तरह काम कर रहे हैं। बिल्कुल वो डिक्टेटर यानी तानाशाह की तरह ही काम कर रहे हैं, और डिक्टेटर ही अच्छे होते हैं। फिलहाल मुझे लगता है भारत में ऐसे ही डिक्टेटर की आवश्यकता है जो तुम जैसे लोगों को सही करे। ये ध्रुव राठी वही है जो ये कहता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर भी वहाँ बन गया। और ये ध्रुव राठी कहता था 370 का जुमला भारतीय जनता पार्टी फिर लेकर आ जाएगी, 370 भी हट के चली गई। ये ध्रुव राठी जैसे लोग एक्सपोज हो चुके हैं, नंगे हो चुके हैं, और ये घुंघरू बांधकर एक एड़ी पर नाचने का काम कर रहे हैं। लेकिन ध्रुव राठी का कहना है कि यहाँ डिक्टेटरशिप चल रही है। डिक्टेटरशिप तो भारत में उसी समय से आ गई थी जिस समय सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस ने, सभी कांग्रेस के जितने भी लोग थे उन्होंने हामी भरी थी, लेकिन गांधी के प्रिय नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब अंदाज़ा लगा के देखिए, प्रधानमंत्री नेहरू को बना दिया गया और कांग्रेस के अधिवेशन में चुना गया था किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उसके बाद वो नेहरू जो है कई सालों तक प्रधानमंत्री बनता रहा। उसके बाद डिक्टेटर कब आई? डिक्टेटरशिप उसके बाद इंदिरा गांधी के समय आई, जिसने इमरजेंसी लगाई। इमरजेंसी के साथ लगभग मैं आपको बता दूं 50 बार इंदिरा गांधी ने संवैधानिक और डेमोक्रेटिक तौर पर चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त किया। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, 50 बार इंदिरा गांधी ने स्टेट्स की रानी राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया और इसका कोई खास वजह भी नहीं बताई। अब अंदाज़ा लगा के देखिए, यानी प्रेसिडेंशियल रूल जो है स्टेट्स के ऊपर, राष्ट्रपति शासन 50 बार से ज़्यादा इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में लगाया, तब डिक्टेटरशिप नहीं आई थी। अंदाज़ा लगा के देखिए डिक्टेटरशिप अब आई है। जनता पार्टी के मोरारजी देसाई ने लगभग 10 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाने की चेष्टा की। अब अंदाज़ा लगा के देखिए मोदी को डिक्टेटर बताया जा रहा है। इन ध्रुव राठियों जैसों को पता ही नहीं है कि 2014 से पहले भी भारत हुआ करता था। ये मनमोहन सिंह पता नहीं कितनी बार, लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा बार तो राष्ट्रपति शासन मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लगा है, और मोदी के कार्यकाल में कहाँ लगा है बताइए? अरुणाचल प्रदेश में लगा। अरुणाचल प्रदेश में उस समय लगा जब भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के विधायक टूटकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। वो कोई अजीबोगरीब सा मुद्दा था और वहाँ पे भी सॉल्व हो गया। जम्मू कश्मीर में क्यों लगाया गया? क्योंकि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाना था, इसलिए लगाया गया। उसके बाद यहाँ से भी राष्ट्रपति शासन के लिए छोड़ दीजिए, ये भी एक एक्सेप्शन हो गई। उसके बाद उत्तराखंड में लगाया गया जहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता चल रही थी। मुश्किल से 3-4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, लेकिन राष्ट्रपति शासन इंदिरा गांधी ने अपने इन कार्यकालों में, और नेहरू को मिला दिया जाए, ये जनता दल को लगा दिया जाए, 90 बार से ज़्यादा डेमोक्रेटिक तौर पर चुनी हुई राज्य सरकारों को गिरा दिया गया। लेकिन कोई नहीं कहता कि वो डिक्टेटरशिप थी। डिक्टेटरशिप आज थी। नेहरू को बिल्कुल पसंद नहीं था कि जो 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 सरकारें तमिलनाडु और केरल में चल रही थी, उस समय भी चला करती थी, जो आप कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों की जो ऐसी सरकारें जो नेहरू को पसंद नहीं थी, उन्हें गिराने का काम हमेशा नेहरू ने किया। इंदिरा गांधी का भी जो मन करता था, जब उन्हें लगता था कि किसी राज्य की सरकार उनके हिसाब से नहीं चल रही है, उसके ऊपर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था। और इस राष्ट्रपति शासन यानी आर्टिकल का जो प्रयोग है, उसका प्रयोग किसने किया? और उसका प्रयोग सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी ने किया। इस आर्टिकल का प्रयोग सबसे ज़्यादा अगर कांग्रेस ने किया, तो इसे आज आर्टिकल को संविधान के अंदर लाने का काम भी इस कांग्रेस पार्टी ने ही किया। तब डिक्टेटरशिप कभी नहीं आई। आज डिक्टेटरशिप दिख रही है, और वो भी ऐसे लोगों को जो पाखंड से भरे हुए जर्मनी में बैठकर भारत के बारे में वीडियो बनाया करते हैं। मुझे लगता है ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन होना चाहिए, और जल्द से जल्द इन लोगों के चैनल्स को भी बैन किया जाना चाहिए भारत में। इस तरीके की हरकतें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। डिक्टेटर का मतलब वो होता है कि आप सरकार के खिलाफ एक बार बोल के दिखाइए, आपके घुटने जो हैं वो तोड़ दिए जाएंगे और टखने जो हैं वो लाल कर दिए जाएंगे। ये बड़ा आसान लगता है बोलने में। आप रशिया में जाइए, वहाँ पे सरकार के खिलाफ बोलिए। आप चाइना में सरकार के खिलाफ बोलिए। आप कहीं भी सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश तो कीजिए, आपको बता दिया जाएगा कि आपका हिसाब किताब क्या है। तो इन लोगों को लगता है कि डिक्टेटरशिप क्या होती है, और उसका एहसास मुझे लगता है इन लोगों को दिलाना भी होगा। खैर, इनकी वीडियो बनाने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों के जो प्रोपेगेंडा हैं उन्हें भी ध्वस्त करने की आवश्यकता है।
हालांकि केजरीवाल ने तो एक तरीके से ध्वस्त कर ही दिया है ध्रुव राठी का प्रोपेगेंडा कि तुम्हारी वीडियो झूठी थी। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।